बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बायोकेमिस्ट हिम्मत अली मेमन एंड आप देख रहे हैं अहमद रज़ा अकेडमी। आज हम अप्लाइड न्यूट्रिशन का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन इन्फेंसी एंड प्री स्कूल ईयर। और पहले लेक्चर में हमने बात की है मैटरनल न्यूट्रिशन की, कि मैटरनल न्यूट्रिशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो भी देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट्स आर आइडेंटिफाई द बेस्ट फीडिंग ऑप्शंस, के बेस्ट फीडिंग ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं इन्फेंट्स के लिए, और व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स एंड हाउ वी विल मैनेज देम। एंड उसके अलावा हम बात करेंगे वीनिंग की, प्री-लैक्टल फीड्स एंड हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ फूड वी कैन प्रोवाइड टू द चाइल्ड, के हम बच्चों को कौन सा और कितना फूड दें, और हम किस तरह मदर्स की काउंसलिंग कर सकते हैं बच्चों की केयर से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेस्ट ऑप्शन ऑफ फीडिंग की, तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी एंड शुड बी द फर्स्ट चॉइस। कि जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर द बेबीज फीडिंग, बिकॉज ऑफ जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क है उसमें सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो बच्चों के लिए बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी सारा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो फार्मूला फीडिंग इज़ आल्सो अ लास्ट ऑप्शन इफ़ देयर आर सोशल, मेडिकल और अदर रिस्ट्रिक्शंस। और हम फार्मूला फीडिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक लास्ट ऑप्शन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें प्रेफरेंस देनी है वो किसको देनी है, ब्रेस्ट मिल्क को, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और अगर फार्मूला फीडिंग की बात करें तो उसमें इतने इसेंशियल अमीनो एसिड्स वगैरह नहीं पाए जाते, और उसके अलावा जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसकी अगर नीड की बात करें तो उसकी नीड जो है वो अलग होती है, उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती फार्मूला फीडिंग से। तो हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं फार्मूला फीडिंग को। और फार्मूला फीडिंग हम किन कंडीशंस में दे सकते हैं, सबसे पहले अगर सोशल की बात करें कि सोशल कंडीशंस अगर हैं तो उसमें अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर कोई मेडिकल कंडीशंस, इट मीन्स कोई डिजीज़ वगैरह हो और मदर जो है वो बच्चे को फीड नहीं करवा सकती, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, फार्मूला फीडिंग दे सकते हैं उसको। और उसके अलावा मदर शुड ट्राई टू ब्रेस्ट फीड एट लीस्ट इन द इनिशियल 3 to 4 वीक्स। और मदर्स को चाहिए कि कोशिश करें वो 3 to 4 वीक तक क्या करें, बच्चे को फीड करवाएं। क्यों करवाएं, क्योंकि जो मोस्टली जो हेल्दी एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं मदर से टू द बेबी। तो जो मदर का मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क, उसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और उसके अलावा इम्यून सेल्स पाए जाते हैं जो बेबी की हेल्थ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ से। तो इसीलिए जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क होनी चाहिए। ए फार्मूला फीडिंग इज अनअवॉइडेबल, कंबाइन इट विद ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो फार्मूला फीडिंग है उसको नहीं छोड़ सकती, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो फार्मूला फीडिंग है वो कंबाइन करना पड़ेगा किसके साथ, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। कि आपको पहले क्या करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, और उसके अलावा आप क्या करें, फार्मूला फीडिंग यूज़ करें। लेकिन एक बात जहन में रहे कि जो फार्मूला फीडिंग है वो लिमिटेड होनी चाहिए, बिल्कुल निगलिजिबल होनी चाहिए। 24 आवर में एक मरतबा आप क्या करेंगे, फार्मूला फीडिंग देंगे, बाकी आप क्या करेंगे, उसको ब्रेस्ट फीडिंग देंगे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करेंगे तो आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन होगी वो भी रिड्यूस होती जाएगी, और ये अल्लाह ताला की नेमत है। अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो आपसे वो छीन ली जाएगी। तो इसीलिए आप क्या करें, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी दें, और ताकि वो क्या करे, अपनी हेल्थफुल और हेल्दी एंटीबॉडीज़, हेल्दी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह गेन कर सके। If you plan to use formula for occasional feeding, limit bottles to 1 per 24 hours to avoid slowing your milk production। वही बात जो हमने पहले की, कि अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपको फार्मूला फीडिंग करवानी है तो आपको क्या करनी है, लिमिट्स में करनी है। 24 आवर में
एक मरतबा एक बॉटल आपको यूज़ करनी है। एंड आपको, अगर आपने क्या किया, अवॉइड किया ब्रेस्ट फीडिंग को, तो फिर क्या होगा, स्लो योर मिल्क प्रोडक्शन, तो आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी स्लो होती जाएगी। तो इसीलिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड नहीं करना। चाइल्डहुड पैटर्न, ये ऐसी स्टेजेस हैं जिनमें बच्चे सारी गुड हैबिट्स, गुड बिहेवियर, एटीट्यूड्स वगैरह सीखते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि इन स्टेजेस में बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, उनको तरजीह दें, उनको टाइम दें और उनकी हैबिट्स पर काम करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नियोनेट की, तो जो बर्थ से लेकर 28 डेज तक जो स्टेज होती है, उस स्टेज में बच्चे को कहा जाता है नियोनेट। और उसके अलावा 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक जो स्टेज होती है बच्चों की, उनको कहते हैं हम इन्फेंट। और 1 से 3 ईयर तक जो उनकी एज है उनको कहते हैं हम टॉडलर्स। और 3 से 5 ईयर तक जो एज है उनको कहा जाता है प्री स्कूल चाइल्ड और प्री स्कूल चिल्ड्रेन। तो अगर हम स्कूल एज की बात करें तो 5 से लेकर 12 ईयर तक जो एज होती है उसमें हम कहते हैं बच्चों को स्कूल एज। और 12 से लेकर 18 ईयर्स तक जो एज होती है हम उस एज को बोलते हैं एडिलोसेंस। इनफेट फीडिंग, sorry, breast milk is the best form of nutrition for the infant as it provide all the nutrients a baby need। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए। क्यों बेस्ट फार्म है, इसीलिए क्योंकि हमने पहले भी बात की, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें पाए जाते हैं ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दैट इट प्रोवाइड्स ऑल दी न्यूट्रिएंट्स अ बेबी नीड्स। जिन न्यूट्रिएंट की बेबी को नीड होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पाए जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क से पाए जाते हैं, वहाँ से लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है, एक बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है इन्फेंट्स के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ इन्फेंट टू अवॉइड हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, लॉसमी ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है 6 मंथ तक, ताकि जो बच्चा है वो हेल्दी रहे और जो डिजीज़ वगैरह हो रही हैं तो उनसे वो क्या रहे, महफूज रहे। तो उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर वो 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग लेता रहेगा। तो क्योंकि उसमें पाए जाते हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज़ और उसके अलावा ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो उन बेबी को उन डिजीज़ से क्या कर सकता है, महफूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क शुड कंटिन्यू बियॉन्ड द फर्स्ट 6 मंथ अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट फूड। तो अगर इसकी बात करें तो जो ब्रेस्ट मिल्क है 6 मंथ तक तो आपको लाजमी देना है बच्चों को। और उस 6 मंथ्स के बाद आपको क्या करना है, ब्रेस्ट मिल्क के साथ बच्चों को अप्रोप्रिएट फूड्स भी देने होंगे। क्योंकि 6 मंथ्स के बाद जो बच्चा है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस वक्त बच्चे की जो डिमांड है, जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो वो डिमांड मदर के मिल्क से पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्रेस्ट मिल्क के साथ आपको अप्रोप्रिएट फूड्स वगैरह भी बच्चों को देने होंगे, ताकि उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके और उनकी जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। Cow and buffalo milk should not be used as the main drink before 1 year। 1 साल से पहले आपको काऊ और बफेलो का मिल्क यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त बच्चों का जो स्टमक है वो फुली प्रिपेयर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते फॉर द डाइजेशन ऑफ काऊ एंड बफेलो मिल्क। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 1 साल तक आपको अवॉइड करना है काऊ और बफेलो मिल्क को, क्योंकि उसके एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते बच्चों में। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेस्ट मिल्क देना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि उसके एंजाइम वगैरह, उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वगैरह इजीली हो जाती है। इसीलिए टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कोलेस्ट्रम, सेकंड वन इज़ ट्रांजिशनल एंड थर्ड वन इज़ मैच्योर मिल्क। अगर हम कोलेस्ट्रम की बात करें, जो फर्स्ट फ्यू डेज़ होते हैं, फर्स्ट से लेकर 5 डेज़ तक,
तो उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर के ब्रेस्ट से, उसको कहते हैं हम कोलेस्ट्रम। अगर कोलेस्ट्रम की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें हाई इन प्रोटीन, उसमें प्रोटीन बहुत सारी पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये एंटीबॉडीज़ हैं। IgA एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, एंटीबॉडी है। वो क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन वगैरह एंटर हो जाता है तो उससे जाकर वे ये फाइट आउट करती है और उसको एलिमिनेट कर देती है। तो ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं कोलेस्ट्रॉम में। विटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉम में। तो इसीलिए जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है, बेस्ट ऑप्शन है फॉर द फीडिंग। ट्रांजिशनल मिल्क 6 डेज से लेकर 15 डेज तक जो मिल्क होता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिशनल मिल्क, और इसमें हाई फैट एंड लैक्टोज वगैरह पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो मिल्क होता है वीनिंग तक, उसको कहते हैं हम मैच्योर मिल्क। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके एडवांटेजेस कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमने बात की कोलेस्ट्रम की, कि कोलेस्ट्रम में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं और उसके अलावा इम्यून सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। वो क्या करती हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, हमें डिफेंस करती हैं एंटीजन से। और उसके अलावा जो डिजीज़ वगैरह होती हैं उनसे हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, एडवांटेज है ब्रेस्ट मिल्क का, वो क्या है, इम्यूनिटी का है। उसके अलावा कन्वीनियंट, इट मीन्स रेडी टू फीड, ये हर टाइम क्या होता है, रेडी होता है फीडिंग के लिए। उसके अलावा लो कास्ट, क्लीन होता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एंटीबॉडीज़, इम्यून सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। उसके अलावा फैसिलेट्स एब्जॉर्प्शन, और इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टोफेरेन, एक प्रोटीन है। ये क्या करती है, जो आयरन की ट्रांसपोर्टेशन एंड बाइंडिंग है, उस आयरन से बाइंड होकर उसकी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। लैक्टोफेरेन प्रोटीन है एक। तो और उसके अलावा अगर एंजाइम की बात करें तो उस मिल्क में एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फैट वगैरह की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सॉरी, जो एंजाइम्स होते हैं स्टमक में, बेबी के स्टमक में, वो क्या कर सकते हैं, इस मिल्क को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसमें जो फैट वगैरह है उसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इजीली करवा सकते हैं। और अगर हम लैक्टोफेरेन की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, उससे बिलोंग रखता है। और उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हमने पहले बात की कि आयरन से बाइंड होकर उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प देता है हमें। लेकिन उसके अलावा ये क्या करता है, इसको एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें भी पाई जाती है। और उसके अलावा एंटी वायरल एक्टिविटी होती है, कि ये जो लैक्टोफेरेन है बैक्टीरिया को किल कर सकता है, वायरल को किल कर सकता है, एंटी पैरासाइटिक। और उसके अलावा अगर कोई पैरासाइटिक एजेंट हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है तो उससे भी जाकर ये फाइट करता है, कीटालिटिक। और उसके अलावा एंटी कैंसर, कैंसर से हमें प्रिवेंट करता है, एंड एंटी एलर्जिक फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़। तो इसमें ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और लैक्टोफेरेन हमें कहाँ से मिलता है, मदर की ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है। और उसके अलावा अगर उसकी डिफिशिएंसी होगी, अगर हम ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेंगे तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी। और उससे क्या होगा, तो उससे होगा फैट माल एब्जॉर्प्शन, के जो फैट की एब्जॉर्प्शन है उसका मेटाबॉलिज्म वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और उससे होगा क्या, लिवर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डेफिशिएंसी इम्पेयर इम्यूनिटी। और उसके अलावा जो विटामिन ए है वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करती है। अगर डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, इम्पेयर इम्यूनिटी होगी, हेमाटोपोइसिस होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, रेशेस वगैरह हमारी स्किन पे आ जाएंगे। और उसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस। और उसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो विटामिन ए है वो हमें वीएन में हेल्प देती है। तो अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। हार्मोन्स कौन से पाए जाते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स, जो ग्रोथ हो रही होती है बेबी की, वो ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, मदर की मिल्क से मिलते हैं। और उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जैसे साइटोकाइंस और प्रोस्टोग्लैंडिन्स होंगे। ये क्या हैं, एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमें डिजीज़ और इन्फेक्शन से हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर, टीच हेल्दी हैबिट्स टू द चाइल्ड राइट फ्रॉम द बर्थ। तो अगर हम चाइल्ड की केयर की बात करें, अर्ली चाइल्ड केयर की,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हेल्दी हैबिट्स सिखानी पड़ेंगी, राइट हेल्दी हैबिट्स जो जन्म से लेकर आपको अडल्टहुड तक आपको काम आएंगी। तो जो आपका बच्चा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे को जो हैबिट्स सिखानी होंगी वो क्या होंगी, राइट सिखानी होंगी बर्थ से लेकर। क्योंकि जो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, उसकी एज बढ़ती जाएगी, तो उसमें वो सारी चीज़ें एडाप्ट होती जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उनको अच्छी और बेहतरीन जो है हैबिट्स सिखानी होंगी बचपन से। इनफैक्ट हेल्थ ऑफ बेबी इज़ डिसाइडेड इवन बिफोर हिज बर्थ। जो बेबी की हेल्थ है वो डिसाइड की जाती है उसकी बर्थ से पहले। कैसे डिसाइड किया जाता है कि बेबी का जो जन्म होगा, जो बेबी होगा हेल्दी होगा और माल नरिश्ड होगा। तो उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं उसकी मदर की न्यूट्रिशन से, कि उसकी मदर की न्यूट्रिशन कैसी है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर उसका लाइफ स्टाइल ठीक है, राइट है, उसकी बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशन प्रॉपर है उसकी, तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लेगा वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। Healthy child is born to mother who kept to healthy food habits during her pregnancy। कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है उसका जो फूड पैटर्न है, जो लाइफ स्टाइल है, वो क्या है, हेल्दी है। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लेगा वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। चिल्ड्रेन ऑफन टेक द एटीट्यूड एंड हैबिट्स ड्यूरिंग देयर इनिशियल ईयर्स इनटू अडल्टहुड। जो बच्चों का एटीट्यूड है और हैबिट्स है, वो बच्चा कहाँ से अडाप्ट करता है, वो चाइल्डहुड से अडाप्ट करता है, बचपन से अडाप्ट करता है। जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को गुड हैबिट्स सिखाते हैं। जो भी हैबिट्स सिखाएंगे वो उनके अडल्टहुड में शामिल होंगी। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें अपने साथ अडाप्ट करते जाएंगे। तो वालिदैन को चाहिए कि उनको गुड हैबिट्स सिखाएं। लर्निंग हेल्दी ईटिंग बिहेवियर, जैसे हेल्दी ईटिंग बिहेवियर कौन सा होता है कि आपको किस टाइम खाना खाना है और कैसा खाना खाना है और किस तरह खाना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर उसका हेल्दी ईटिंग बिहेवियर होगा तो क्या होगा, इम्पोर्टेंट टू ले गुड फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। अगर उसकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होंगी, हेल्दी ईटिंग बिहेवियर होगा, तो जो उसका फ्यूचर होगा, फ्यूचर में वो क्या होगा, हेल्दी रहेगा। तो आपको क्या करना है, बच्चों पर तवज्जो देना है इनिशियल ईयर्स में। If all the ages child does not eating diet with enough nutrients or diversity, and they are eating too much sugar, salt and fat, and he will not be normal। अगर all the ages बच्चा कोई ईटिंग कर रहा है, कुछ कुछ चीज़ें खा रहा है और उनमें जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है वो इनफ नहीं है, और जो चीज़ें ले रहा है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, वही सेम चीज़ें खा रहा है, वही सेम चीज़ें खा रहा है, जैसे शुगर, साल्ट, फैट वगैरह, फैटी चीज़ें वगैरह खा रहा है, तो अगर वेरिएशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। और वो हो सकता है डायबिटिक का पेशेंट हो जाए, हो सकता है वो हाइपरटेंशन का मरीज़ हो जाए, हो सकता है वो क्या हो जाए, ओवरवेट और ओबेस हो जाए। तो ये भी क्या है, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी डाइट लेनी है जिसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों। और उसके अलावा आपको क्या करना है, डाइवर्सिटी करनी है आपको, और वैरायटी के खाने खाने होंगे जैसे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। द रिस्क एट ईच एज कैन लीड टू वन और मोर फॉर्म ऑफ द माल न्यूट्रिशन। जैसे स्टंटिंग हो गया, इसमें क्या होगा, जो बच्चे की ग्रोथ है वो इम्पेयर हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगा, उसका वेट जो है लॉस हो जाएगा, हिडन हंगर और ओवर वेट एंड ओबेसिटी। जो खाना खा रहा है उसमें उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो फुल राइट अमाउंट में नहीं मिल रहे होंगे, और वो हो सकता है फिर वो क्या हो जाए, उसका वेट गेन हो जाए, ओवर वेट हो जाए और ओबेस हो जाए। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जो फूड लेना है उसमें आपको देखना है कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और डाइवर्सिटी आपको लाजमी करनी है। दिस कंडीशन कैन अफेक्ट स्कूल परफॉर्मेंस। अगर आप माल नरिश्ड होंगे तो फिर क्या होगा, जो आपकी स्कूल परफॉर्मेंस होगी आपके बच्चे की, वो क्या होगी, वो भी अफेक्ट होगी।
एंड लॉन्ग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और उसके अलावा जैसे वो प्रोफेशनल लाइफ में आएगा, जैसे जॉब का सिलेक्शन वगैरह करना या जॉब वगैरह करना कि कौन सी जॉब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कि ठीक है कि नहीं, है वो फिर जो है ना डिसीजन नहीं ले पाएगा कि कौन सी जॉब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कंफ्यूज रहेगा। और उसके अलावा एंड प्रेजेंट हेल्थ रिस्क इनटू अडल्ट, कि जो उसके प्रेजेंट कंडीशन है उसमें भी उसको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। These vast majority of young children 6 to 23 months consume breast milk. They are not eating enough animal source food, fruit or vegetables etc. They are also not good. अगर कोई बच्चा 6 मंथ से लेकर 23 मंथ्स तक ओनली ब्रेस्ट फीडिंग पर है और कोई चीज़ नहीं ले रहा, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और एनिमल सोर्स वगैरह हो गए, तो वो भी बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमने पहले ही बात की कि 6 मंथ्स के बाद जो बच्चा है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वो डिमांड मदर के मिल्क से पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है ऑर्गन्स की, बोन वगैरह की। तो फिर उस टाइम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ जाती है। तो इसीलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, 6 मंथ के बाद आपको क्या करना है, वीनिंग स्टार्ट करनी है बच्चों की। ब्रेस्ट मिल्क के साथ उनको और भी फूड्स दें, जैसे फ्रूट वगैरह हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, तो जैसे उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और वो इजीली ग्रोथ कर पाए। इनएप्रोप्रिएट ग्रोथ, अगर उनकी न्यूट्रिशन पुअर होगी तो फिर क्या होगा, वेट गेन टू स्लो और टू रैपिड फॉर लेंथ, कि जो उनका वेट है वो क्या होगा, वेरी स्लो गेन होगा उनकी हाइट के लिहाज से। इट मीन्स के उनकी जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो क्या होगी, वो वेरी लो होगी, दे विल बी अंडर वेट। हमने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने बात की थी BMI की। अगर आपने BMI वाला वीडियो नहीं देखा और आपको BMI का पता नहीं कि BMI होता क्या है और हम किस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो BMI का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर BMI भी देख सकते हैं। और उसके अलावा इनएप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट डाइट, और जो आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो बच्चों को फार्मूला दे रहे हैं, अगर वो फार्मूला फुली प्रिपेयर नहीं होगा, प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होगा, तो फिर भी क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, वो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन वो हो सकते हैं। फार्मूला नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, जैसे टू कंसनट्रेटेड, कि आपको कितना डाइल्यूट करना था, आपने उसको डाइल्यूट इतना नहीं किया, तो फिर वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड हो गया। और आपको इतना डाइल्यूट नहीं करना था तो आपने क्या किया, उसमें जो लिक्विड है वो ज़्यादा डाल दिया और क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गया। तो इसीलिए जो आपका फार्मूला है अगर वो भी फुली प्रिपेयर नहीं होगा तो भी क्या हो सकता है, बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। Solid given before developmental age of 4 to 6 months, और 6 मंथ से पहले ही आपने क्या बच्चों को सॉलिड चीज़ें देना स्टार्ट कर दी, फूड वगैरह देना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है, क्योंकि उस वक्त बच्चों का जो स्टमक है वो फुली प्रिपेयर नहीं हुआ होता है। तो अगर आप उनको सॉलिड चीज़ें देंगे, फूड वगैरह देंगे, तो वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वॉमिटिंग वगैरह, डायरिया वगैरह हो सकते हैं उनको। तो आपको ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है, 6 मंथ से पहले आपको कोई फूड वगैरह उनको नहीं देना। इनएप्रोप्रिएट फीडिंग बिहेवियर्स और एनवायरनमेंट, इसमें क्या होगा, फीडिंग ऑन यूर चॉइस नॉट टू द चाइल्ड, अगर आप किसी काम वगैरह में मसरूफ़ हैं और आपका बच्चा रो रहा है तो आपको क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर जब आप फ्री हो जाएंगे और फिर उसको फीडिंग करवाएंगे तो ये भी एक नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा बच्चों पे। तो फिर वो क्या हो सकते हैं, माल नरिश्ड हो सकते हैं। जब उनको नीड पड़ती है और आप उस टाइम फ्री नहीं होते, उनको फीड नहीं करवाते, तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव इम्पेक्ट है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है
कि जब बच्चे की डिमांड हो, जब बच्चा चाहे, आप उसी टाइम क्या करें, उसको फीडिंग करवाएं। और फीडिंग टाइम और टाइम पे उसको फीडिंग करवाएं ताकि उनकी जो डिमांड है वो पूरी होती रहे। कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके बच्चों को हेल्दी बना सकते हैं? प्रमोटिंग फूड विद एडिक्यूट माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट, हमें ऐसे फूड्स वगैरह देने हैं, ऐसी न्यूट्रिशन देनी है बच्चों को जिसमें एडिक्यूट अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों। प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टू द पब्लिक मदर्स, आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है पब्लिक में और मदर्स में, कि आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें दें, इस तरह की चीज़ों को आप बच्चों को रोकें ना दें क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और उसके अलावा इंश्योरिंग सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड सप्लाई, जो शॉपकीपर्स जो चीज़ें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनको आपको इंश्योर करवाना पड़ेगा कि आप पहले देखें कि जो चीज़ें आप सेल कर रहे हैं वो सेफ़ हैं, हेल्दी हैं और सस्टेनेबल हैं। अगर ये सारी चीज़ें उसमें हैं तो फिर आप क्या करें, उन चीज़ों को सप्लाई करें। और उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, और उस फूड की एक्सपायरी डेट को लाजमी देखना पड़ेगा कि वो एक्सपायर तो नहीं है, और उसको कितने टेम्परेचर पे हम रख सकते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें सेल हो रही हैं उनका टेम्परेचर क्या है। तो यह सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखनी पड़ेंगी, ऑब्ज़र्व करनी पड़ेंगी। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग द न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द चाइल्ड आइदर इट इज़ बेटर और नॉट, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आ रही है, इन्वायरमेंट में, मार्केट में आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये जो न्यू चीज़ आई है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, रिसर्च करना है उस पर। अगर कंपोजिशन की बात करें हम, तो कंपोजिशन ऑफ मिल्क पर 100 ml, अगर हम 100 ml लें ह्यूमन का, तो उसमें 6.8 ग्राम पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के, 1.5 ग्राम पाए जाते हैं प्रोटीन के, 4.0 ग्राम पाए जाते हैं फैट के, और टोटल जो एनर्जी है इस हमें कितनी मिलती है, 68 कैलोरीज मिलती है। अगर हम काऊ की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम, प्रोटीन 3.5 ग्राम एंड फैट 3.5 ग्राम, एंड जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 66। और उसके अलावा बफेलो की बात करें तो बफेलो में 4.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.3 ग्राम प्रोटीन, 7.5 ग्राम फैट एंड टोटल एनर्जी 103। प्री-लैक्टल फीड, प्री-लैक्टल फीड्स किसको कहते हैं? In many cultures, it is common practice to give babies other substance to drink within the first days of life. इन मैनी कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया जाता, लेकिन उसकी जगह उनको कोई और ड्रिंक वगैरह दिया जाता है। तो उसको कहते हैं प्री-लैक्टल फीड, के ब्रेस्ट मिल्क को छोड़कर और कोई लिक्विड वगैरह और कोई ड्रिंक वगैरह जब दिया जाए बच्चों को और फीडिंग दी जाए तो उसको कहते हैं हम प्री-लैक्टल फीड्स। और व्हेन मदर इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, और उसके अलावा अगर कल्चर नहीं है उनका और मदर कोई किसी डिजीज़ से सफ़र कर रही है तो, और वो उसमें क्या हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, उसमें जो बच्चों को फीड दी जाती है, जो न्यूट्रिशन दी जाती है, उसको कहते हैं हम प्री-लैक्टल फीड। When such fluids are given before lactation is established, they are also known as pre-lactal feeds. तो उसको कहते हैं हम pre-lactal feeds. Pre-lactal feeds result in baby receiving insufficient breast milk and may lead lactation failure, diarrhea. अगर हम बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क की वजह से उसमें जो लैक्टेशन है वो फेल्यूर हो जाएगी और उनमें डायरिया वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त आपको पता है, पहले हमने बात की कि बच्चों का जो बेबी का जो स्टमक है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो फुली प्रिपेयर नहीं हुआ होता है। अगर हम ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई और अशिया वगैरह यूज़ करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती हैं। प्री-लैक्टल इंक्लूड हनी,
जागेरी जिसको हम ब्राउन शुगर कहते हैं, जो हमें शुगर केन से मिलती है, और घी जिसको बटर कहते हैं, और ग्रीन टी वगैरह ये देते हैं। Newborns are given pre-lactal feeds for the different reasons including to clean baby's bowel। जो बेबी का बाउल है उसको क्लीन करने के लिए हम उसी लिए भी जो है प्रीलेक्टल फीड देते हैं, ताकि उसका बाउल वगैरह क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। टू कीप माउथ एंड थ्रोट मॉइस्ट, जो उसका माउथ है, जो थ्रोट है, उसको मॉइस्ट करने के लिए हम भी क्या करते हैं, हम प्रीलेक्टल फीड वगैरह यूज़ करते हैं। टू कीप बेबी वार्म, के बेबी को वार्म रखने के लिए जब हम कुछ चीज़ें बेबी को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, जब वो इनटेक करता है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी क्या है, एक हीट है, हीट का फॉर्म है एनर्जी। तो बेबी को क्या रखती है, वो वार्म रखती है। टू सूद द बेबी, कि बेबी को रिलैक्स रखने के लिए, जैसे वो रिलैक्स हो जाए, नींद नशी करे, एनर्जी मिले। अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो फिर वो क्या करेगा, वो नींद वगैरह अच्छे तरीके से कर पाएगा, रिलैक्स रहेगा। टू रिलीव पेन, पेन से रिलीव करने के लिए। टू अलाउ स्टूल टू बी पास्ड, जैसे वो स्टूल वगैरह पास कर सके इजीली, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रीलेक्टल फीड देते हैं। अवॉइड प्रीलेक्टल फीडिंग एंड प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, आपको क्या करना है, प्रीलेक्टल फीड को अवॉइड करना है, और आपको कोशिश करनी है कि आप क्या करें, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं बच्चों को। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन, मदर प्रोड्यूस कोलेस्ट्रम फॉर अबाउट 2 to 5 days आफ्टर द बर्थ। और एपी, अकॉर्डिंग टू द एपी, जो मदर का मिल्क है, फर्स्ट डे से लेकर 5 days तक, उसको कहते हैं हम कोलेस्ट्रम। पहले हमने बात की है कोलेस्ट्रम की, कि कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए क्या होते हैं, वेरी बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करवानी है। Common nutrient deficiency during childhood, undernutrition causes children to have less energy and less interest of learning, which negatively influence mental development and academic performance। अगर बच्चों में क्या होगा, न्यूट्रिशन के अगर वो शिकार हैं, अंडर न्यूट्रिशन है, तो क्या होगा, सबसे पहले उनमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस होगी, एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो फिर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा लर्निंग वगैरह में। जैसे वो स्कूल जा रहा है तो कैसी चीज़ों को गेन करेगा, उसमें एनर्जी पहले ही कम है। तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हेल्दी मेंटल डेवलपमेंट चाहिए। तो फिर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, विच नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मेंटल डेवलपमेंट। तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी क्या होगी, पुअर होगी। एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस विल आल्सो अफेक्टेड। तो उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी वो भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। अंडर न्यूट्रिशन विल आल्सो अफेक्ट द फिजिकल ग्रोथ। अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, वो भी नॉर्मली नहीं हो पाएगी। माल न्यूट्रिशन एंड मैचुरेशन, सारी उसकी ग्रोथ तो अफेक्टेड होगी, लेकिन उसकी मैचुरेशन भी अफेक्टेड होगी, वो मैच्योर जल्दी नहीं हो पाएगा टाइमली, दस अफेक्टिंग ग्रोथ रेट, बॉडी वेट एंड अल्टीमेट हाइट। जो ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, अफेक्ट होंगे अगर वो अंडर न्यूट्रिशन होगा। आयरन डिफिशियंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी in the world, affecting more than 25% of the people worldwide. So these are the deficiencies of nutrient. सो आपको क्या करना है, बच्चों को हेल्दी फूड्स वगैरह देने हैं, उनको उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, उनको गुड हैबिट्स सिखानी है, क्योंकि बचपन वाली आदतें बच्चों में जो होती हैं वो बुढ़ापे तक चलती हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बच्चों को हेल्दी हैबिट्स वगैरह सिखानी है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है वीनिंग के, वीनिंग क्या होती है, किस तरह वीनिंग करवा सकते हैं, और हम कब वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं उस वीनिंग के, और हम मदर्स को किस तरह काउंसल कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।